अब देखो ये हमने कौन से क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने दिया था ना होमवर्क आपको। फर्स्ट हो गया, सेकंड में प्रॉब्लम थी, सेकंड हाँ ठीक है मैं एक कर रही हूँ। सेकंड 3 1 2 है आपके पास, -4 1 3 5 -2 एंड 1। तो आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या, डिटर्मिनेंट का एक और चीज ध्यान रख लो कि डिटर्मिनेंट का एक ये सिंबल होता है, ये जब हम कैलकुलेट करके जो वैल्यूज निकालेंगे ना तो उसके लिए हम ये, हाँ हाँ डेल्टा, ये ऐसा ये सिंबल होता है आपका, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डिटर्मिनेंट। जैसे ये मैट्रिक्स आपका A इक्वल टू दिस वन है, मैट्रिक्स नहीं मतलब इसको डिटर्मिनेंट ही बोलेंगे। A इक्वल टू अगर ये है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, या ये ऐसे लिख दो, अगर इस फॉर्म में लिखोगे ना जैसे आपको ये दिया हुआ है A इज इक्वल टू दिस वन, तो A आपका मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए तो मैट्रिक्स है। तो आपको बोलेंगे फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे बोल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दे देंगे, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स की फॉर्म में दे देंगे और आपसे बोलेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप ऐसे इसको डेल्टा सिंबल से भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर डिटर्मिनेंट DET और ब्रैकेट में ए ऐसे लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस केस में अब हम इसको अब ये डिटर्मिनेंट वाला सिंबल लगा देंगे। अब 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। अब यहाँ तो आपको डायरेक्ट ही ये दिया था ना, तो यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा और अंदर में ये चारों आएंगे, ये आपके 1 -2 3 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -4 में नेगेटिव बाहर लगाते हैं हम, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसलिए +4 हो गया। और अब ये वाला ये लाइन सब यहाँ से हटके अब हमें ये दोनों देखने हैं, ये वाला और ये, ठीक है। क्योंकि हम बीच का निकाल रहे हैं ना तो इन दोनों को देखेंगे। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ऐसे पहले तो भी ऐसे लिख लो 1 2 -2 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका बचा 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब इधर क्या लिखूंगी, 1 1 2 3 ये दोनों ये आएंगे ना, 5 कर रहे हैं ना, तो 1 1 2 3 अब ये आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको खोलो जरा, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू क्या आएगा इधर समझो, 1 माइनस ऑफ -6, तो ये ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट बताना रोहित क्या आएगा, 4 इंटू, नहीं 4 तो मैंने बाहर लगा दिया, ये 1 नहीं माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, एक माइनस बाहर आ जाएगा और एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। क्योंकि -4 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है और -1 बाहर भी है, तो ये आ गया। अब लास्ट में क्या बचेगा बताओ, 5 इंटू ये लास्ट वाला 5 इंटू क्या क्या लिखूंगी, 5 इंटू 3 -2। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर क्या आ रहा है, दोनों करो जरा। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 + 7 और यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1 + 4 और इधर आ जाएगा 5 इंटू 1, तो ये आ गया। किसी को भी मतलब हाँ
अच्छा मतलब ये कह रहे हो इसको इधर लिख दो और इसको इधर, ये कह रहे हो? नहीं नहीं वैसे नहीं, वो रॉन्ग है। ठीक है, नहीं वो रॉन्ग है, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करके 24 + 20 + 5 क्या आ रहा है आंसर? 44 + 5 49, यही आ रहा है। ये तो 1 + 6 7 ही तो। अच्छा ठीक है, 1 + 6 यहाँ पे आ गया आपका 7, तो ये आ गया आपका 21, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 21 + 20 कितना हो गया? 41 + 5, तो आपका 46 आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है ना रोहित? हाँ बोलो। 3 1 और 2 मतलब? अच्छा कॉलम वाले मेथड से, हाँ उससे कर सकते हो, अभी कॉलम वाले से भी करके देखते हैं। ठीक है, उससे भी कर सकते हो। उस अब कॉलम से एक्सपेंड करके सेम ही आंसर आएगा आपका 46। जैसे 3 1, नहीं वहां तो सिंपल शायद यही दिया हो कि डिटर्मिनेंट निकालो, यहाँ दे भी सकते हैं कि कॉलम से सॉल्व करो या फर्स्ट रो से सॉल्व करो या फर्स्ट कॉलम से, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, वो कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं कि सेकंड कॉलम से सॉल्व करो, ये भी आ सकता है। ठीक है, मतलब सेकंड कॉलम के थ्रू सॉल्व करो, तो वो भी हम वैसे भी कर सकते हैं हम। वैसे तो जनरली ऐसा देते नहीं है, वो या तो देंगे आपको फर्स्ट रो से करो या फर्स्ट कॉलम से करो। ठीक है, हम्म 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 हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, जैसे इस पे आए ना, अब इस वाली रो को छोड़ के जो बाकी ये बचे ये देखते हैं। अब इधर आए तो इसकी रो को छोड़ दो, ये दोनों और ये दोनों देखोगे। ठीक है, अब लास्ट वाला देखोगे तो ये दोनों, इस रो के छोड़ दो, इन दोनों को देखोगे। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अब जैसे अब मैं यहाँ पे अब कॉलम वाइज एक्सपेंड करती हूँ इसको, तो 3 मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 1 3 -2 1, और अब 1 के लिए क्या लगाऊंगी मैं इधर -1। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे बताओ मुझे समझो। ये यहाँ इस कॉलम से कर रहे हैं, इधर बताओ क्या आएगा। -4 5 3 1, और लास्ट में आ गया 2। रोहित यहाँ बताओ क्या आएगा। ये 2 2 किया मैंने, तो ये वाली रो छोड़ दूं। हाँ बोलो। -4 5 और 1 - 2। ठीक है, अब कैलकुलेट करके आंसर देखो क्या आ रहा है। 3 यहाँ पे आ गया 1 -6, यहाँ आ गया -1, 1 तो हटा ही दो, यहाँ आ गया -4 -15, इधर आ गया 2, -4 को -2 से किया तो 8 -5, तो आ गया 3, यहाँ आ गया 7, यहाँ -19, और यहाँ आ गया 2 और 3, ये 21 + 19 और यहाँ 6, तो 21 + 19 ये क्या हो गया 40 हो गया। 40 + 6 क्या आ गया आंसर? 46 ही आ गया इधर। रोहित आपका 46 आ रहा है? हाँ तो कहीं से भी आप एक्सपेंड करो 46 ही आएगा।
अब मैं ये बीच वाले कॉलम से एक्सपेंड कर रही हूँ। अब देखो ये वाले, इससे भी यही आएगा सेम आंसर। अब बीच वाले से बताओ मुझे कैसे करोगे समन्यु? -4 मैंने बाहर रख दिया, अंदर क्या रखूंगी? 1 1 ये वाले 1 -2 और नीचे वाला 2 और 1। ठीक है। अब बताओ रोहित आप नेक्स्ट। अब मैं इस वाले कॉलम के थ्रू कर रही हूँ, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? या माइनस आएगा प्लस आएगा मेरा? अच्छा एक चीज और देखना पड़ेगा आपको। देखो एक मिनट रुको, एक चीज और देखनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। ये आपका A11 होता है, ये A12, ये A13, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 32 है और ये 33 है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ वाले कॉलम से एक्सपेंड कर रही हूँ। 1 2 का मतलब 1 + 2 करूंगी तो क्या आएगा? 3। तो 3 ऑड नंबर है ना। ठीक है। तो यानी ये -4 से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। समझ गए क्यों लगाया माइनस? रोहित समझ में आ गया क्यों आया? क्योंकि 1 + 2 3 होता है और 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में नेगेटिव आगे आता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ इस वाले के। तो A12 है ये टर्म, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। अब मैं ये 1 के लिए करूंगी। अब नेक्स्ट क्या लिखूंगी बताओ रोहित? +1 आगे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3 5 और ये नीचे वाले आएंगे ना, ये वाली रो को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 से 2 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है रोहित, क्लियर हुआ ये? क्योंकि ये 1 को कर रही हूँ ना मैं, तो इस वाली रो को छोड़ दो, तो ये 3 5 और 2 1। और यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? ये देखो रोहित, क्यों आएगा इधर पॉजिटिव? नहीं, इस वाले पे पॉजिटिव क्यों आएगा? इस पे बताओ ना रोहित, क्यों आ रहा है पॉजिटिव इधर? हाँ 2 + 2 4 इवन है, तो इसलिए पॉजिटिव। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके लिए बताओ रोहित, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? क्योंकि 3 + 2 क्या होता है? 5, और 5 जो है ऑड है हमारा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा माइनस। समझ में आया क्यों आ रहा है नेगेटिव इधर? और यहाँ लगा देंगे -3। अब अंदर क्या आ जाएगा समझ बताओ? नहीं 3, ये बीच वाली रो तो कर रहे हैं, ये तो छोड़ना पड़ेगा ना हमें। 3 कर रहे हो ना, 3 ये दोनों 3 5 और 1 3 1 नहीं 3 5 आएगा और 1 -2। अच्छा यही बोला था। ठीक है रोहित, समझ में आ गया? अब इसको कैलकुलेट करो जरा। क्या ये माइनस माइनस प्लस हो गए दोनों, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ आ गया 2, ये -4 आ रहा था, एक नेगेटिव बाहर भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3 -10 और इधर आ रहा है -3। 3 को -2 से किया -6 -5, तो यहाँ आ रहा है 4 2 + 4, यहाँ आ गया -7, यहाँ आ गया -11। तो 4 × 6 -7 और यहाँ +33, ये आ गया 24 -7 +33। अब 24 में से 7 गया, कितना आया? नहीं 24 में से 7 गया तो कितना आएगा?
तो आंसर तो इसका हमारा और आ रहा था ना, कुछ और आ रहा था, 46 नहीं आ रहा था। ट्वेंटी फोर प्लस 57 आ गया, 57 माइनस 50 आ रहा है, लेकिन आंसर तो हमारा वही आना चाहिए ना जो पहले आ रहा था। 46 क्या आ रहा था? हाँ तो 46 आना चाहिए। दोबारा से देखो कैलकुलेशन एक बार। यहाँ पे 1 2 नेगेटिव आया, -4 है, और ये है 1 -2 2 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ये इधर 1 आ रहा है, ये 2 लिखा हुआ है मैंने। 1 इंटू 1 1 है ना, ठीक है। तो 1 प्लस 4 यहाँ हो गया 5, तो ये हो गया 20। अब देखो 20 प्लस 33 हो गया 53 माइनस 7। 46 ही तो आएगा। 46 आ गया, ठीक है। तो ठीक है, इसमें किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर दो, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से देखकर, ठीक है। तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना आपका पूरा। हाँ तो वो और एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लिया करो एक बार पूरा करने के बाद, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें भी डिटर्मिनेंट ही निकालना है, ठीक है। बुक खोली हुई है आपने दोनों ने? तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना है। तो ये कर लेना होमवर्क भी। क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ मैं। 7th में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ आपका 2 4 5 1, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2x 4 6x। हाँ तो कैसे करोगे इसको? इसमें ये जो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे कि सीधा हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर देते थे, ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पहले हम इस डिटर्मिनेंट को पूरा सॉल्व करके जो आ रही है वैल्यू वो निकालेंगे, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो निकालेंगे, फिर दोनों को फिर से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इसका बताओ क्या आएगा, इसका बताना रोहित, क्या आएगा आंसर? 2 माइनस 9 कैसे, 5 4 जा, 2 माइनस 5 4 जा आएगा ना। हाँ तो क्या आएगा, 2 माइनस 20, 2 माइनस 20। और इधर बताओ समन्यु, यहाँ बताओ क्या आएगा। अरे 3x कैसे मल्टीप्लाई करो 2x को x से, 2x स्क्वायर माइनस 24, ये आ जाएगा। अब इसको खोलो, यहाँ 2 माइनस 20 कितना होता है, -8 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब -18 को भी उधर ले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर -24 और -18 इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 24 और 18 कितने हो गए,
24 और 18 आपका आ गया 42, तो -42 आ गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x²। हाँ हाँ, तो ठीक है, 2x² इज इक्वल टू 42, यही आ रहा है ना। तो एक ही बात है ना इधर। अच्छा हाँ, ये इसको उधर जाके प्लस करना था, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो क्या, तो यहाँ आ जाएगा 2x²। 24 में से 18 गया, क्या आ रहा है -6 इक्वल टू 0। यानी 2x² इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर x² 3 आ गया, x आ गया आपका ±√3, ठीक है। तो यही x की वैल्यू निकालनी थी आपको, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लिया, रब कर दूं इसको। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड, इसमें क्या करना है, 2 3 4 5 इज इक्वल टू x, 3 2x और 5। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 10 - 12 समझ नहीं हुई, यहाँ बताओ। -6x, तो यहाँ क्या आ गया -2 और इधर आ गया -x, यानी 2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन बचता है, ये रब कर दूं। 8 में है आपका x2 और 18x इज इक्वल टू 6 2 18 और 6। हाँ, अब बताओ यहाँ क्या आएगा। x² -36 और इधर क्या आ जाएगा 36 - 36, तो यहाँ आ जाएगा x² -36 इज इक्वल टू 0। तो x² की इक्वल टू 36 आ गया, तो x क्या आ जाएगा +-6, क्योंकि स्क्वायर रूट, ठीक है, +-6 आएगा ना, तो +-6 आ गया आपका यहाँ। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। प्लस माइनस क्यों नहीं आना चाहिए, ये आप जब भी स्क्वायर रूट निकालते हो, जब स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस माइनस नहीं आता। क्वेश्चन में क्या डाउट है। हाँ, 2 के नीचे 6 दिया हुआ है, तो आपका मिस प्रिंट होगा अभी, ठीक है। रोहित आपकी बुक में दिया है ना, हाँ, तो उसके में मिस प्रिंट है। तो अब नेक्स्ट अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब मैंने जो ना आपको, अब मैं अब होमवर्क ना मैं आपको रात को सेंड करूंगी, वो मैं अपने आप क्वेश्चन बना के दूंगी, ठीक है। और अभी जो मैंने पहले कल रात को दिया था वो होमवर्क मेरे को आज मिल जाना चाहिए अभी रात तक।
जो मैंने वो 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे वो मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, खुद करोगे अब उसको सॉल्व। ठीक है, अब अगला करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आपका स्कूल का शुरू हो गया क्या पढ़ाई? हम्म, चल रही है अभी? तो कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? अच्छा, यही करा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी 1। ये नोट करते रहना क्योंकि प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 है आपकी इसमें ये है कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। लिख लो, इसको नोट कर लो। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains the same if its rows and columns are interchanged. If its rows and columns are interchanged, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, आपने ए मैट्रिक्स हमें दिया है, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आप निकालोगे और जब उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दोगे, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाती है ना, इसका ट्रांसपोज कर दोगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है। अभी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, पहले ये प्रॉपर्टी लिख लो। आप लिख लिया? अब जैसे ये मैट्रिक्स हम लेते हैं, एग्जांपल कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स मैं दे रही हूँ आपको 2 -3 5 और यहाँ है 6 0 4 और उसके बाद है 1 5 -7। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए यस रोहित, कैलकुलेट कर रहे हो आप? तो बताओ मुझे आंसर क्या आएगा इसका। नहीं, -26 नहीं आ रहा, दोबारा देखो। नहीं नहीं,
हाँ -28 आ रहा है। रोहित आप देखो एक बार अच्छे से करके। -28 यही आ रहा है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालो मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज इसका डैश ए डैश क्या आ जाएगा, ये रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है। -28 रोहित आपका। तो ये हमने क्या देखा फिर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी। मतलब अगर हम इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। और ऐसे लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई दोनों को। अब सेकंड लिखो, ये रब कर दूं। अब सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी सेकंड। अब इसमें है, इफ इसको नोट कर लो, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, any two rows or columns of a determinant, any two rows or columns of a determinants are interchanged, then the sign of determinant change, then the sign of determinant changes। मतलब अभी जो पहले वाली प्रॉपर्टी हमने की थी, सारी की सारी रोज और कॉलम्स हमने इंटरचेंज की थी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि एनी टू रोज, कोई भी दो रोज को जब हम इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम्स को करेंगे, तब क्या होगा, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज। मतलब जो आपका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, जैसे अब -28 आ रही थी, अगर मैंने दो रोज चेंज कर दी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 28। ठीक है, अब ये ऐसे इसमें सॉल्व करके देखो, ये पता चल जाएगा आपको। सेम यही क्वेश्चन लो, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है -28 है। ठीक है,
ये तो पता है ना दोनों को। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, ये फर्स्ट और सेकंड रोज को, तो इसको मैं इंटरचेंज को ऐसे लिखते हैं R1 इंटरचेंजिंग विद R2, दोनों साइड एरो आएगी। R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर लिया, तो ये सेकंड वाली रोज ऊपर आ जाएगी, तो कैसे आ जाएगा 604, और ये फर्स्ट वाली नीचे आ जाएगी सेकंड नंबर पे 35 और 15 -7। अब ये बन गया मेरा, मतलब R1 और R2 दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। रोहित समझ में आया फर्स्ट कैसे इंटरचेंज किया? अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो जरा, इसको सॉल्व करो, पता चल जाएगा आपको क्या आंसर आ रहा है। हम्म, हाँ 28 आ रहा है इसका आंसर। समन्यु आप भी देखो चेक करके। क्या आ रहा है? 28 आ रहा है ना? तो इसका मतलब यही है कि अगर हम कोई भी दो रोज को चेंज कर देंगे या कोई दो कॉलम्स को भी कर देंगे चेंज, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर यहाँ -28 है तो यहाँ 28 हो गया, अगर यहाँ 28 होता है तो इधर हो जाता -28। ठीक है। तो इसका साइन चेंज हो जाता है, बस सिंपल। तो ये क्लियर हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड लिखो, इसको रब कर दूं। अब प्रॉपर्टी 3 है आपकी, प्रॉपर्टी 3 इसमें क्या है, if any two rows if any two rows और या फिर कॉलम्स, ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं कॉलम्स को, any two rows या फिर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो क्या होगा, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज और या कोई भी दो कॉलम अगर इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आएगी। ठीक है। अब एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक मिनट, ये 3 2 3 और यहाँ है 2 2 3 3 2 3। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताओ, इसमें देखो क्या क्या सेम है बताओ। फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सेम है ना, फर्स्ट रो R1 और थर्ड R3, ये दोनों सेम है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इसको कैलकुलेट करके देखो जरा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। रोहित आप भी करो कैलकुलेट। हाँ 0 आएगा इसका वैल्यू।
ऐसे ही अगर दो कॉलम्स भी इसके इक्वल होते तब भी 0 आ जाता। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टी और कराऊंगी मैं, प्रॉपर्टी 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये रब कर दूं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी 4, इसमें है if each element of a row और एक कॉलम या फिर किसी कॉलम का, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied by k। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जैसे ये मेरे पास कोई वही वाला मैट्रिक्स जो मैंने पहले लिया था जिसका -28 आंसर आया था ना, वही लिख रही हूँ। 2 -3 5 6 0 4 और यहाँ है 1 5 -7। ठीक है, इसका आंसर है -28। अब इसके फर्स्ट कोई भी एक रो ले लो या कोई भी एक कॉलम ले लो, इसको किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई, k का मतलब है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब वो -28 से वो नंबर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट रो को मैं ये लिख रही हूँ R1 टेंडिंग टू 2 टाइम्स ऑफ R1, मतलब R1 के सारे एलिमेंट्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू -3, यहाँ 2 इंटू 5 और बाकी सब सेम है, बस फर्स्ट रो के मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके बताना जरा आंसर इसका क्या आएगा। पहले तो इसका सॉल्व करके लिख लो। 2 2 जा ये 4 हो गया, ये 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 2 को 5 से किया तो 10 आ गया। और यहाँ नीचे वाली दोनों रोज सेम है, 6 0 4 1 5 -7। अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। यस रोहित, कर रहे हो सॉल्व? -56 आ रहा है। रोहित आप देखो। -20 तो -56 आ रहा है, तो -56 का मतलब क्या आएगी, -28 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नहीं, -28 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -56 आ जाएगा। 2 से करूंगी ना। तो यही फिर अगर किसी भी, अगर मान लो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो मैं 2 यहाँ कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी आपको इसलिए बताई है कि कोई भी अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई हमें जो मल्टीपल है कोई कॉमन आ रहा है तो हम उसको डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यही है कि अगर आपकी किसी भी रोज एंड कॉलम्स को अगर हम एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू होती है वो भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, तो वहां पे हम जो ऐसे नंबर्स होंगे एक रो में या एक कॉलम में जहां से हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेके हम बाहर रख देंगे उसको, ठीक है। क्लियर हो गया रोहित, क्यों ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी? ठीक है। तो अब आज का जो मैंने जो कल रात को जो होमवर्क दिया था वो मुझे भेज देना आज, और मैं आज फिर दूसरा होमवर्क आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू।